हेलो एवरीवन। यूपी में निकली हैं पैट की भर्तियाँ। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या करना है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एग्जाम में आपका स्वागत है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं पैट 2025 मतलब 2023 के बाद अब 2025 में आया है। सबसे बड़े लोगों का सवाल होगा पैट क्या है। देखो, पैट क्या क्या है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। यूपी में निकलने वाली कोई भी वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आएंगी, है ना, एक्सेट यूपी पीसीएस या फिर जो भी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं उनको छोड़ के, ठीक है, वो सारी पैट के थ्रू ही होंगी। ठीक है, इसमें कौन कौन भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, तो इट्स डिपेंड अपॉन पोस्ट। बट इस पैट के लिए करने के लिए किसको बनना है, 10th वाला भर सकता है कि नहीं, 12th वाला भर सकता है कि नहीं, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा। ठीक है, कंप्लीट डिटेल वीडियो में आपको बताता हूँ 1 to 1 कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। दूसरी बात, इसकी जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग है, जैसे कि विज्ञापन तो 2 मई को आ गया था, पर एप्लीकेशन है ना वो आज से स्टार्टिंग है 14 मई से। ठीक है, और फॉर्म सबमिट करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो है आपकी 17/6 मतलब 17 जून। ठीक है, मतलब और संशोधन वगैरह के लिए 24 तक डेडलाइन खुलेगी, वो चीज़ अलग बात है। आप देख लेते हैं, अब देख सकते हैं कि विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के आवेदन सबमिट करने की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून है। ठीक है, 7 दिवस के लिए आपको अगर करेक्शन वगैरह कराना तो मिलेगा। ठीक है, आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और ये जो पैट वाली जो है ना, ये 20/11/2020 के बाद से शुरू हो चुकी है। तो अभी जितनी भर्तियाँ हुई थी, अभी मैं एक चीज़ बता दूँ इसमें, और इससे पहले वाली वो भर्तियाँ जो केवल जिनकी ज्वाइनिंग हुई है वो मात्र 2 या 3 रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस उसके नोटिफिकेशन हट जाते हैं तो वो जो मैं नहीं आ सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिनांक 28/4 क्रम के आवेदन से ये सब कराया जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, ओके। इससे पहले आवेदन करने की प्रोसेस भी हम लोग जान लें। आवेदन भरने की अंतिम जो प्रक्रिया है वो ये है कि आपको पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो के गाइडलाइन आप सुन लीजिएगा, आपका चश्मा नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और मैक्सिमम 80% आपका फेस होना चाहिए। प्रयास ये करना, कोई डेटेड वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभी नीचे कुछ फॉर्मेट दिखता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सिग्नेचर वाइट पेपर पे आपके ब्लैक पेन से सिग्नेचर होने चाहिए, तो दैट इज़ टू बी अ मस्ट। बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म शेष विवरण भरा जाएगा, द फिलिंग ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी पेमेंट वगैरह आपकी सबमिट कर दी जाएगी। ठीक है, फिर आपको उसका प्रिंट आउट को निकाल के आगे के लिए रख लेना है। आप चलते हैं, ये जैसे कि अभ्यर्थी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ है ना कि जैसे कि जो मैं फ़ोटो के रिगार्डिंग आपको बता दूँ, रंगीन फ़ोटो कलर फोटोग्राफ होने 6 महीने के भीतर का ही लिया होना चाहिए। ठीक है, और मतलब पुराना नहीं होना चाहिए। इसका जो अभी जैसे कि फॉर्मेट है वो भी नीचे दिया गया है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगा। ठीक है, और ये देखो मेजरमेंट्स है, जो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मतलब कितने केवी की कितनी क्या होनी चाहिए। 50 से लेकर 100 केवी के बीच की आपकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो 30 से 50 केवी के बीच में है। डायमेंशन का ध्यान रखना, डायमेंशन इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। ठीक, फिर उसके बाद जैसे आपको कंटिन्यू कर लेना, पेमेंट कर देना, दैट्स इट, ओके। ठीक है, अब इसकी पेमेंट आप किसी भी मोड के थ्रू कर सकते हो, तो इसलिए इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, जब आप ये सब कर लोगे तो आप एक अंदर डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। आप पेमेंट की भी बात कर लेते हैं कि आपको पेमेंट कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल के लिए है आपका अनरिजर्व के लिए 185, ओबीसी के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95 और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 एंड दिव्यांग के लिए 25। ठीक है, तो ये सारी आपकी फीसेस है। आवेदन में संशोधन की इसमें प्रोसेस है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ एडिट वगैरह करना है, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको जाना हो तो आप बता दीजिए, मैं कमेंट में मैं सही से बता दूंगा। मैं बात कर रहा था एलिजिबिलिटी के बारे में, तो आप एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, ये लाइन पूरी एलिजिबिलिटी के बारे में है। शैक्षणिक अर्हता, देखो प्रारंभिक पैट में हाई स्कूल, ठीक है, अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित अभ्यर्थी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली गई हो, मेरे प्रारंभिक परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टकट में बोलूँ, इनमें मिनिमम इन्होंने कर दिया 10th। ठीक है, मिनिमम 10th कर दिया, तो मिनिमम 10th को आप ये मान के चलें कि 10th, 12th, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, ITI जो भी आपने कर रखा है वो आप भर सकते हैं। दूसरा, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मतलब क्या है, 17 जून। ठीक है, और जो कि आप लोगों को पता ही है कि कल 13 तारीख को ही सबके खाते खुल चुके हैं, मतलब 10th का रिजल्ट आ चुका है। तो वैसे तो बच्चे नहीं भरते हैं, ठीक है, मोस्टली, पर कुछ बच्चे भरते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको भरना चाहिए। ठीक है, आप क्या देखो, अगर भविष्य में आपको कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशंस में जाना है, ठीक है, तो आपको भरना चाहिए। अगर नहीं जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये, आप लोगों का बेनिफिट क्या है, देखो इसमें आने वाली भविष्य की जो भी वैकेंसी हैं, अब जैसे कि 2023 का जो पैट था, है ना, अब आप देख सकते हैं 2025 मार्च तक चला। ठीक, तो फिर अब ये वाला कब तक चलेगा,
तो ये चीज़ नहीं कह सकते कि कब तक चलेगा। और तब तक आपने कुछ जैसे 10+2 कर ली है ना, आपने कुछ टाइपिंग का कर लिया, तो उसमें अगर जैसे कि स्टेनोग्राफर की निकलती हैं, उसमें निकलती हैं, तो आप प्री क्वालिफाइड हो जाओगे। दूसरा क्या है, इसका सिलेबस। तो जो इसका सिलेबस जब मैं आपको डिस्कस करूँगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको लिए क्यों कह रहा हूँ कि आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी 10th में आपने पढ़ा है, ठीक है, वो सब इसमें आएगा और उसका पूरा बेनिफिट आप ले पाओगे। मैथ है, मैं एक ब्रीफ में आपको बता दूं, मैथ भी है, साइंस भी है इसमें, जीएस भी है, जीएस में जो चारों सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब है, ठीक है। और तो इसलिए आपका बेनिफिट है। और जैसे कुछ एनालिटिकल्स होते हैं, मतलब जैसे रीजनिंग वगैरह, तो वो देखो जिसको मैथ आता है, जिसने मैथ स्ट्रीम ली होगी, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेगा, रीजनिंग आ जाएगी, क्योंकि रीजनिंग केवल माइंड का खेल है, ठीक है, नथिंग इज़ टू बी फॉर प्रायर फॉर दिस, ठीक है, बट हाँ नंबर खींचती है। तो इसलिए मैं केवल कह रहा था, बाकी जो और 10th से प्लस वाले हैं, जिन्होंने 10th के ऊपर जो भी कर रखा है, वो सब ये फॉर्म में भर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पोस्ट के लिए भी किसी किसी की 10th ही होती है, किसी किसी की 10+ ITI होती है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बता दूँ, फिटर या फिर इंस्ट्रक्टर की जैसे कुछ पोस्ट थी, वो 10+ ITI ही थी, ठीक है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है ना। वैसे और भी वैकेंसी निकल चुकी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, स्पेशली डिप्लोमा मांगा जाता है, जूनियर इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकलती हैं वो, है ना, फार्मासिस्ट की निकलेंगी तो, ठीक है, चाहे वो फार्मासिस्ट किसी भी स्ट्रीम में हो, जैसे नर्सिंग की अगर निकलेंगी तो नर्सिंग भी हो सकती है, अगर UP SSC के थ्रू निकलेंगी तो नर्सिंग भी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सबसे बल्क जो पोस्टिंग हुई है इसमें, वो नर्सिंग वालों की ही हुई है, 4000+ के समथिंग वैकेंसी थी उनकी, ठीक है। तो ये समझ लो वहाँ पे मतलब बहुत कम रैंक पे बच्चे मतलब सेलेक्ट हो गए, सिंपल सी बात है, किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा था, जस्ट टू बी कैजुअल टू फिल, ठीक है। अब ये भी है कि आपको अगर इसमें नहीं करना है, ऐसा नहीं है कि सारी वैकेंसियाँ जो भी निकलेंगी वो सब UP SSC इसी के थ्रू का, मतलब यूपी में सारी इसी के थ्रू निकलेंगी। यूपी में जो वैकेंसी फिलअप होने का लगभग 3 मोड है, मतलब जो रफली अगर बोला जाए, मैन जो है ना, वो 3 मोड बोले जाते हैं। नंबर 1 UP SSC, ठीक है, और ये मोस्टली लगभग हर स्टेट का सीन रहता है। दूसरा उसका PCS, मतलब यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो ठीक है, दूसरा वो हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो ग्रुप बी से लेके नीचे वाली, ठीक है, ये UP SSC कराती है, सी से DE तक तो SSC कराती है, ठीक है। और ऊपर UP PCS वाली, वो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाली कराती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि UP SSC पैट के थ्रू कुछ ही बी है ना ग्रुप बी की, वो भरवाती है, ठीक है। इसमें संविदा भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, वो चीज़ तो ऑल ओवर स्टेट कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, उसका नहीं कुछ कह सकते, ठीक है। और तीसरा जो भर्ती होने का प्रोसेस होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, वो होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूपी का सैफई हॉस्पिटल होगा, ठीक है, लखनऊ का SGPGI हुआ, ठीक है, KGMU हुआ, ठीक है। ये पर्टिकुलर अपनी जैसे अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये केवल अपना पेपर करवाएंगे, ठीक है। तो इट्स डिपेंड, तो ये 3 तरीके से जैसे होते हैं। तो वो तीसरा पॉइंट हो गया इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल में कोई भी हो सकता है, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना पेपर करवाए, ठीक है, या फिर जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपना पेपर करवाए, आगरा यूनिवर्सिटी अपना पेपर करवाए, तो दैट इज़ टू बी अ डिपेंड, है ना। तो बस मुझे यही आपको क्लियर कट करना था। अब बात करते हैं इसमें एज की। देखो एज भी बहुत मेन चीज़ होती है। ऐसा नहीं है आपने 10th कर लिया तो आप फॉर्म भर ही सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा गेम एज ही करती है। जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप 1 जुलाई 2025 को मिनिमम 18 हो जाने चाहिए और 18 से 40 के बीच होने चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2025 को आप 18 हो जाने चाहिए। और मोस्टली मुझे नहीं लग रहा कोई भी 10th का स्टूडेंट 18 होगा। अब अनटिल अनलेस एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कुछ हो सकते हैं, वो जैसे होता है जिसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी हो, वो लोग हो सकते हैं। पर हाँ, अब मेरे को समझ में आ गया, अब वो नहीं भर पाएंगे। मैं केवल एलिजिबिलिटी के आधार पे बोल रहा था कि इफ़ यू डन इन 10th तो उनका ये बेनिफिट रहता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, स्पष्ट दी गई है 5 साल की छूट वगैरह, तो वो जैसे कि होती है एज रिलैक्सेशन जो भी UP SSC की जो बाकी सभी एग्जामिनेशन है, तो वही सीन है यहाँ पे, कोई और इसमें चेंज नहीं। तो 2 एलिजिबिलिटी आपकी मैन होगी, 1 जुलाई को आप 18 साल के हो जाने चाहिए और दूसरा आपका मिनिमम 10th पास होना चाहिए। दैट इज टू बी 2 मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर द पैट एग्जामिनेशन, ठीक है। ये आपको स्पष्ट कर लिया जाता है कि विज्ञापन में उल्लेखित अर्हता धारित करने के मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने अथवा चयन हेतु विचार किए जाने का स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है। परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किया जाने के वाले विज्ञापन में उनसे संबंधित मुख्य परीक्षाओं के हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम अधिकतम आयु की सीमा गणना विभाग के प्राप्त एवं अधिचयन संगत सेवा नियम है विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भी। कहने का मतलब ये, फॉर एग्जांपल अगर आप 10th में आप कर भी लेते हो, ठीक है, और फिर अगर किसी पोस्ट में अगर एलिजिबल जो मिनिमम एज है या फिर जो मैक्सिमम एज है वो अगर 18 या मैक्सिमम जो 40 से डिफ़र होती है, तो ये भी चीज़ हो सकता है आप उसके थ्रू भी रिजेक्ट हो सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। दूसरा मेन चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि पैट लिखित परीक्षा की आयोजन की जाएगी, पाठ्यक्रम विशिष्ट है, मतलब आपका पेन पेपर मोड से होगा, गोले भरने वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा, एक भी ये चीज़ भी ध्यान रखना। और ऑब्वियसली अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, तो ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। अब सही सी बात है, पैट लिखित परीक्षा के कार्यक्रम संबंध में यथा समय आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से सूचित किया जाएगा। अभी इसकी डेट फाइनलाइज नहीं है, ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू मी इसका जो पेपर है वो अक्टूबर में जाएगा, क्योंकि देखो अभी जून तक तो ये फॉर्म ही भरवा पाएंगे। ठीक है, जुलाई में भी बहुत से एग्जामिनेशन है और अगस्त में भी हैं। ठीक है, तो मे भी ये हो सकता है कि अगस्त से अक्टूबर में जा सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम की तो कोई रेंज नहीं होती है। ठीक है, ये तो आप सब जानते ही हैं कि पिछली साल के नोटिफिकेशंस है ना, अब आप देख सकते हैं कि 2021 वालों की या फिर 2022 वालों की अभी ज्वाइनिंग हो रही है मार्च में, 3 मार्च को, 19 मार्च को। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कि नेक्स्ट, अब इसकी जो टाइमिंग है कि वो क्या रहता है, वो चीज़ वक्त बताता है। अभी प्रोसेस तो चल रही है फास्ट, लेकिन अभी फिर भी काफ़ी स्लो है कंपैरिजन टू अगर सिलेक्शन देखा जाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऐसे होना चाहिए फास्ट, है ना। ये रहा इसका सिलेबस। तो अब सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि बना अगर इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो होपफुली सारी आपकी नेसेसरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सिलेबस में 1 to 1 आपको बताऊँगा। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, सिलेबस का लेवल क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। और इसके सिलेबस के साथ डिटेल रिव्यू करूँगा।